वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नीलूज क्लासरूम में। तो आज मैं आपको हिंदी से परिचय कराते हैं और हिंदी में सबसे पहले हमें जानना होता है वर्ण परिचय। तो आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम वर्णों से परिचय करते हैं। हमें हिंदी के वर्ण आएंगे तभी हम हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। हिंदी व्याकरण में आगे तरह तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब पढ़ना के लिए हमें सबसे पहले बहुत आवश्यक है जानना वर्ण परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ण परिचय की। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो हमारे अक्षर होते हैं ना, अक्षर जो लैंग्वेज की यूनिट होती है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी तरीके से हिंदी में होते हैं वर्ण। वर्णों के कारण ही भाषा का एक नया रूप मिलता है, क्योंकि जब हम कई वर्णों को एक साथ मिलाते हैं तभी शब्द बनते हैं। जिस तरीके से हम लेटर्स को एक साथ मिलाते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, उसी तरीके से वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब यहाँ पे सार्थक का मतलब है कि सही मतलब जो मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हो, जिसे हम सार्थक शब्द बोलते हैं। सार्थक जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो। अमलाला ऐसे तो हम कोई शब्दों को नहीं जोड़ लेंगे ना जिसका कोई सार्थक ही ना हो, कोई मीनिंग ही नहीं बनती हो, अर्थ ही ना निकलता हो ढंग का। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो यहाँ देखिए शब्द कैसे बनते हैं। ये जो है क म ल, कमल, क म ल। अब लिखने को तो हम क म ल कमल लिख देते हैं, लेकिन इसमें ये कमल बना कैसे? देखिए ये जो क है ये है व्यंजन। जो व्यंजन है वो व्यंजन में जब आ होता है तो एक अक्षर बनता है, जैसे यहाँ पे बना है। और जब व्यंजन आ रहित होता है, व्यंजन में आ नहीं होता है, तो वो आधा हो जाता है या उसके नीचे हलंत लगता है। ठीक, तो देखिए यही जो कमल लिखा है इसी को तोड़ा गया है। देखिए इसी को ही यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये का जो है ये पूरा वर्ण है, मतलब ये असहित है। तो देखिए आधा का में मतलब हलंत वाले का में जब आ मिलता है तो ये का बनता है। उसी तरीके से हलंत लगा हुआ माँ जो है आधा माँ में आ आता है तो व्यंजन माँ बनता है। उसी तरीके से हलंत लाल में आ लगाने से ला बनता है। अब बन गया कमल। ठीक, उसी तरीके से आम, यहाँ व्यंजन की बात हो रही है तो आ जो है वो स्वर है, इसलिए उसे वैसे ही लिखा। लेकिन जो यहाँ पे पूरा माँ है वो आ सहित है, तो माँ वाला हलंत और आम। इस तरीके से वर्ण विच्छेद किया हुआ है और इस तरीके से हमें मिलते हैं हमारे सार्थक शब्द। वर्णों का सार्थक में शब्द कहलाता है। मतलब जो वर्ण है वो सही क्रम में एक सार्थक अर्थ निकालते हो वो शब्द कहलाते हैं। क्योंकि वर्णों को हम किसी भी समूह में तो नहीं लिख सकते ना, कैसे भी। प्रत्येक भाषा में अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में वर्ण होते हैं। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि वहाँ इंग्लिश में लेटर्स के समूह को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जैसे अ से ज्ञ तक समस्त 44 वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तो
44 वर्ण होते हैं हिंदी के वर्णमाला में, जिस तरीके से 26 होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स में। 26 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये सब हमें जानना, इसकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन से मिलके बनती है। जिस प्रकार अंग्रेजी के अक्षरों में, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। इन्हीं स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो हमारे स्वर क्या क्या होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, ये भी होते हैं। तो जो आम अंगूर का होता है उसके ऊपर जो बिंदी होती है, मतलब किसी भी अक्षर पे जो ये बिंदी लगती है, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। और जो चंद्र बिंदु होती है उसे हम कहते हैं अनुनासिक। और ये जो साइड में लगती हैं दो बिंदी, इसे हम कहते हैं विसर्ग। आहा, जब आहा बोलते हैं तो विसर्ग लगता है, और किसी में चंद्र बिंदु लगाते हैं वो होता है अनुनासिक। और अब आता है हमारा व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो जो व्यंजन है, यहाँ पे व्यंजन दिए हुए हैं, अभी इनके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये जो व्यंजन है ये अरहित है। तो का वर्ग के व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, ग, ङ। चा वर्ग का चा, छा, जा, जा, या। टा वर्ग का टा, ठा, डा, डा, णा। ता वर्ग का ता, था, दा, धा, ना। प वर्ग के पा, फा, वा, भा, मा। उसके बाद य, रा, ला, व, शा, शा, सा, हा, छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो ये छ, त्रा, ज्ञा, श्रा जो है ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी आगे मैं बताती हूँ क्या है। तो और ये जो रा, अड़ा है, ये बड़ा वाला, ये पहाड़ वाला, ये से हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। रा, जब हम ये बोलते हैं तो हमारी जबान स्पर्श करती है। फिर अंतस्थ व्यंजन या, ऊष्म व्यंजन शा। संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों मतलब दो वर्णों से मिला के बनता है जो व्यंजन, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। वर्णों के भेद अभी बताया मैंने। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिस तरह से इंग्लिश में होते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में कुल 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ, इ, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। यही शब्द भी, इनसे शब्द भी बनते हैं और इनकी मात्राएं भी लगती हैं। और जो री होता है, री केवल संस्कृत में आए शब्दों में आता है, जैसे ऋषि, कृपा, दृष्टि आदि। हम हिंदी में जो शब्द होते हैं उनको लिखने के लिए री का प्रयोग नहीं करते हैं। जिन शब्दों को हम लिखते हैं री से, वो संस्कृत के शब्द होते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में अ ध्वनि आती है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए होते हैं और उन्हें हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, तो उन भाषाओं में अ लगाते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉपी, मास्टर। तो इस तरीके के भी शब्द होते हैं। तो इनके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है। फिर होता है अनुस्वार। इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है और जोर लगा के उच्चारण किया जाता है, जैसे रंग, अंग, भंग। फिर होता है अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, जिस शब्दों में चंद्र, उन अक्षरों में सर जो है चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, जैसे, और उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, जैसे हंसना, चांद, सांप आदि।
विसर्ग, इसका उच्चारण आ के साथ मिलकर किया जाता है, जैसे नम्हा, नम्हा, अह हुआ ना। पुनः स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ की 4 तथा ऊष्म व्यंजन की 4 होती है। कुल, एक सेकेंड, हमने जो यहाँ देखा था पहले वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये पहाड़ वाला रा, अड़रा, ये और ये जो है ये यहाँ ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, ये 25 होते हैं। उसके बाद या, रा, ला, वा, इनको छोड़ के ये 25 होते हैं। 5 क्रम में 25 होते हैं। या, रा, ला, वा, शा, श, सा, हा, ऊष्म व्यंजन और छत्रा, ज्ञाश्रा, ये जितने हैं ये 4 होते हैं। तो यहाँ देखिए, वही बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ 4 तथा ऊष्म व्यंजन 4, कुल 33 व्यंजन होते हैं। इन सभी व्यंजनों में आ मिला हुआ है। लिखते समय यदि हम आ को निकाल दे तो हमें उस वर्ण के नीचे हलंत, जो इस तरीके से का के नीचे लगा हुआ है उसे हलंत बोलते हैं, हलंत लगाना पड़ता है। जैसे क, ख, ग आदि ये यहाँ लिखा है। संयुक्त अक्षरों को लिखते समय 2 वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाता है, अर्थात संयुक्त अक्षर 2 वर्णों के योग से बनते हैं। ठीक, 2 व्यंजन को जब मिला दिया जाता है तो बनते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब कंबाइन, कॉन्जॉइन। एक से अधिक व्यंजन, चलिए देखिए, जैसे छ बनता है, छ, क, आधा, क, धन, शा, तो ये दोनों आधे हैं, इनमें ये आ रहित है ना। आ को अगर निकाल दिया जाए तो हलंत वाला क और शा बनता है, तो आधा क आधा शा जो है आ रहित का, आ रहित शा को जब मिला दिया जाता है तो छ बनता है। आ रहित ता और आ रहित रा को मिला दिया जाए तो त्रा बनता है। आ रहित जा और आ रहित या मिला दिया जाए तो ज्ञा बनता है। आ रहित श और रा आ रहित मिला दिया जाए तो श्रा, श्रमिक का बनता है। इस तरीके से 2 वर्णों को आपस में जोड़ दिया जाता है और संयुक्त अक्षर बनता है। तो एक से अधिक व्यंजन जब जोड़ कर लिखे जाते हैं तो ये व्यंजन संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इसमें पहला व्यंजन आ रहित और दूसरा आ सहित होता है ना। आ रहित और आ सहित होता है। तो यहाँ देखिए, लट्टू में जो टा है पहला वाला वो आ रहित है। भक्त, ग्वाला आ सहित है ये सब, और वो आ रहित है। फिर पाई क्या होती है? कोई भी जब अक्षर हम लिखते हैं उसमें जो उस वर्ण में जो हम डंडा खींचते हैं ना, जैसे या में, जैसे यहाँ पे आधा गा है और गा में जो डंडा हुआ, ये जो डंडा खींचते हैं इसे हम पाई बोलते हैं। फिर हलंत, ये जो नीचे लगाते हैं इस तरीके से, इसे हलंत बोलते हैं। फिर गुंडी हटाकर आधा वर्ण, फिर हम आधा वर्ण लिखते हैं जिसमें आधा, ये गुंडी मतलब जो ये घुमा के हम लिखते हैं, जैसे फा हो गया, का हो गया, इसका जो ये घुमाते हैं गुंडी, वो अगर हटा देते हैं तो आधा वर्ण बनता है। फिर हमें पता है कि वर्ण के लिए हमें जानना आवश्यक है 12 खड़ी। जब किसी भी व्यंजन में अ से लेकर अ तक के स्वरों की मात्राएं तथा अंग अहा का भी प्रयोग किया जाता है तो उसे 12 खड़ी कहते हैं। री तथा री को इन स्वरों में शामिल नहीं किया जाता है। री तथा री केवल संस्कृत के 12 खड़ी में प्रयोग किए जाते हैं। अभी बताया ना
जो री की मात्रा होती है वो संस्कृत के शब्दों में लगती है, या संस्कृत के शब्द शुरू होते हैं। तो जो 12 खड़ी होती है वो आ से औ तक, और उसमें अंग आहा की भी मात्रा होती है। तो 12 खड़ी पूरे जो व्यंजन होते हैं ना 33, उन सब पे बनी होती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकौ, कंकहा। उसी तरीके से खक्खा, खिक्खी, कुक्खू, खेखै, खोखौ, खंकहा, ख। तो ये जो है बच्चे छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, और ये सब पढ़ के ही आगे हिंदी सीखी जाती है। फिर होती है शिरोरेखा। तो किसी भी अक्षर में, वर्ण में जब ऊपर की ओर जो ये लकीर खींची जाती है, डंडा खींचा जाता है, उसे हम कहते हैं शिरोरेखा। फिर पाई अभी बताया, किसी भी शब्द में ये जो सीधी डंडी खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पाई कहते हैं। ठीक। और फिर हम देखेंगे रा के प्रयोग। तो रा को अगर सीधा लिखना है रा तो उससे शब्द बनेंगे, लेकिन जब रेफ की मात्रा, जब रा की मात्रा लगानी हो तो रेफ की मतलब जब सर के ऊपर लगती है तो इस तरीके से लगती है, धर्म, दर्द। और जब पदेन रा की मात्रा हो मतलब पैरों में लगती हो, नीचे लगती हो, तो जैसे लिखा है प्रेम, क्रम, प्रकार, प्रकाश, इस तरीके से जो लगती है उसे पदेन रा की मात्रा बोलते हैं। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित हो तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। तो जैसे यहाँ पे आधा का मतलब हलंत वाला और एक पूरा क्या, तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। दो व्यंजनों को जोड़ा गया है, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। पूरा का मतलब होता है जो स्वर सहित हो। तो जिनमें हलंत लगा है वो स्वर रहित है, और जिनमें आपका ये लगा हुआ है कुछ नहीं लगा है मतलब वो स्वर सहित है, उसमें आ की मात्रा मतलब आ है। तो यहाँ पे आधा का और या क्या। अब इससे शब्द बनते हैं क्या, क्यों। आधा सा का यहाँ मतलब है स्वर रहित, तो स्वर रहित सा प्लस वा, स्वा, स्वच्छ, स्वयं। उसी तरीके से ना और या, न्या, न्यारा, न्याय। ये हलंत लगा हुआ का मतलब है आधा, और अक्षर को पूर्ण करने के लिए आ सहित जब व्यंजन होगा तभी वो पूरा होगा। तो आधा दा वा, द्वा, द्वार, द्वारा। आधा चा और छा से मच्छर, अच्छा। आधा का और खा से होगा खप से मक्खन, मक्खी। ता और या से त्या, त्याग, सत्य। ता और था से पत्थर, तथ्य, कथा। सा और ता से व्यस्त, अस्त, पस्त, निरस्त, व्यस्त, है ना। दा और धा से होगा सिद्ध, वृद्ध, गिद्ध। क और शा से बना, ये तो हमने बताया था कि आधा क और शा से बनता है छ। तो छ से हो गया कक्षा, शिक्षक। और होते हैं छत्र, ज्ञ, तो उनसे आपको पता ही है। फिर हो गया वर्ण विच्छेद करना। तो वर्ण विच्छेद अभी अलग से मैंने भी बताया था वहाँ पे, वर्ण विच्छेद। तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। ठीक। तो जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर सहित रूप में और स्वर को अलग करके लिखा जाता है। जैसे कमला, कमल बताया था मैंने कि क आधा फिर आ, माँ आधा फिर अ, ला आधा फिर अ। उसी तरह से भारत, तो भ आधा फिर आ की मात्रा है ना, तो आ ये वाला बड़ा लगेगा। उसी तरीके से अगर उसमें कोई मात्रा है तो जो स्वर है वो क्या होगा, ओ, आ, उस तरीके से लगेगा। अंग, अंगूर का है तो वो वैसे ही रहेगा, स्वर तो उसी तरीके से रहेंगे। और जैसे फिर गा है, गा में ऊ की मात्रा है तो गा, धन ऊ,
फिर रा और आ, इस तरीके से वर्ण विच्छेद किया जाता है। फिर मैंने रा के विभिन्न रूप भी बताए। तो स्वर रहित रा अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जब स्वर सहित रा होता है तो वो अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे हम जो रा अक्षर से शब्द बनाते हैं ना, वैसे ही लिखा जाएगा। रतन, कर, भारत, आकर, आदि, रस्सी, जो भी लिखा जाता है वो जब स्वर रहित मतलब पूरा रा होता है तो हम उसे लिखा जाता है। ये एक हुआ रा का रूप। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मुझे मिले, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। जब रा स्वर रहित रा होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर इस तरीके से ऊपर जो इस तरीके से लगाते हैं उस रूप में लगता है, और ये इसे हम बोलते हैं रेफ की मात्रा। रा जो होती है ना उसको फिर हम रा की रेफ की मात्रा बोलते हैं। तो ये कब लगता है? जब रा जो होता है वो स्वर रहित होता है। ठीक, तो किसी शब्द में अगर स्वर रहित रा आता है इसलिए हम उसे ऊपर लगाते हैं, और जो ऊपर रा की मात्रा लगाते हैं उसे हम रेफ की मात्रा बोलते हैं। जैसे कि कर्म, हमने लिखा कर्म, कर्म। तो कर्म को अगर हम विच्छेद करेंगे तो पूरा का, फिर आधा रा, फिर माँ, कर्म। ध आधा रा, और यही जो आधा है यही ऊपर लग जाता है। तो ये हो गया हमारी रेफ की मात्रा। फिर होता है हमारा जब रा खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ हो तो खड़ी पाई के साथ हलंत के रूप में हलंत नहीं मतलब ये जो पदेन रा के रूप में लगता है। तो जैसे क्रम, तो का फिर पूरा रा है और माँ है, लेकिन ये कब लगेगा? देखिए, जब ये पाई वाले अक्षर हैं, ये पाई वाले वर्णों के साथ अगर रा आता है तो इस प्रकार पदेन रा बन जाता है। अब यहाँ देखिए, पाई वाला मैंने बताया ना कि जिन वर्ण में इस तरह से खड़ी डंडी होती है उन्हें हम पाई वाले वर्ण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पा है, फिर णा है। णा में देखिए ये है पाई लगी हुई है, तो इसमें अगर रा आया तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्रण, है ना। तो वो क्या होगा? इस तरीके से पाई वाले शब्द हैं, जैसे का है तो उसके नीचे लग गया, पा के बाद स्वर रही के साथ आता है तब। ये पाई वाले वर्ण है, पाई वाले वर्ण के साथ आएगा रा, रहे रा स्वर रहित व्यंजन के साथ हो तो ये देखिए स्वर रहित व्यंजन जब रा खड़ी पाई वाले, ये खड़ी पाई वाले हैं, डंडे वाले, और ये क्या है? स्वर रहित हैं, हलंत लगा है ना, तब उनके साथ आएगा तो इस तरीके से नीचे की ओर लगेगा, पदेन रा की मात्रा लगेगी, और हम इसे पढ़ेंगे क्रम, प्रण, इस तरीके की। अब स्वर रहित दा तथा हा के साथ रा इसी प्रकार लगता है ना। दा और हा के साथ रा इसी प्रकार लगता है, जैसे कि दा, रा, व, द्रव। और जब रा स्वर रहित ट, ड व्यंजनों के साथ हो तो उनके रूप इस प्रकार हो जाते हैं। तो टा के साथ अगर टा और डा के साथ अगर टा और डा स्वर रहित हैं और उनके साथ रा का प्रयोग होता है तो वो इस तरीके का रा बन जाता है। ये जो ट्रक में लगता है उल्टा वी वाला, और ड, ड्रम, ट्रक, ड्रम। और ज़्यादातर ये अंग्रेजी से आए हुए अक्षर जो होते हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ट्रक, ड्रम। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ण परिचय, रा के प्रकार। तो एक तरह से हमने पूरे तरीके से हिंदी का परिचय यहाँ पे कर लिया है। और इसी तरीके से ड, रा का प्रयोग तो इन्हें हम लगाते हैं डा से डमरू, डलिया, और जब इनमें नीचे बिंदी लग जाती है तो पेड़, बड़ा, घड़ा, ढा, ढाल, ढक्कन, और जब बिंदी लग जाती है तो बूढ़ा, पढ़ना,
चढ़ना। तो ये है हमारे हिंदी का पूरी वर्ण परिचय। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।